नमस्कार, मैं निता बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। बुंदेलखंड अपनी गरिमा और बुंदेली संस्कृति के लिए विश्व भर में मशहूर है। उसी संस्कृति विरासत को जीवित बनाए रखने के लिए नेता, राजनेता, समाज सेवी और बुंदेलखंड वासी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे ही राजनेताओं से रूबरू कराने के लिए बुंदेलखंड न्यूज 24 ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की जिसका नाम है टॉप लीडर्स ऑफ बुंदेलखंड, जिसमें हम अभी तक कई लीडर से आपकी मुलाकात करा चुके हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज आपको रूबरू कराएंगे बबीना विधायक राजीव सिंह पारिक्षा से। देखिए रवि प्रजापति और चंचल राय की उनसे ये खास मुलाकात। नमस्कार, मैं चंचल राय, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बुंदेलखंड न्यूज 24 एक सीरीज चला रहा है जिसमें हम टॉप लीडर्स ऑफ बुंदेलखंड की मुलाकात आपसे करवाते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हम बबीना विधायक राजीव सिंह पारिक्षा जी के पास आए हैं। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार। धन्यवाद चंचल जी। आपको राजनीति की प्रेरणा कहाँ से मिली? राजनीति और समाज सेवा दोनों एक ही चीज़ है और समाज सेवा करना मेरा शुरू से ही स्वभाव रहा है। शुरू से ही मैं समाज सेवा के प्रति समर्पित रहा हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि समाज में जितनी भी बुराइयाँ हैं उन बुराइयों को एक एक करके हम सब लोग मिलकर उनको ठीक करने का प्रयास करें। समाज अपराध मुक्त हो, व्यसनों से मुक्त हो, समाज में कहीं कोई ऊंच नीच का भेद ना हो, समाज में कोई छोटे बड़े का अंतर ना हो, समाज में प्रत्येक व्यक्ति बराबरी के भाव के साथ में रहे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस भाव के साथ में हम सब लोग रहें, तभी जो हमारे मार्गदर्शक हैं उन सब का जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। आपके मन में बीजेपी ज्वाइन करने का ही ख्याल क्यों आया? बहुत अच्छा सवाल आपका ये है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सही मायने में लोगों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है समाज सेवा का, जिसका विश्वास है एक पार्टी का, एक दल का, कि जब तक हम अंतिम व्यक्ति यानी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे और सबके लिए हम काम नहीं करेंगे तब तक राजनीति का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। राजनीति का मतलब होता है समाज सेवा। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जो एक विश्व के आइकॉन बन गए हैं, उन्होंने सेवा को ही अपना हथियार बनाया और 7 साल में वो दुनिया पे छा गए। बीजेपी थी इसलिए उनको प्लेटफॉर्म मिला, इसलिए उनको एक मंच मिला और आज उन्होंने उनके अंदर जो क्षमता थी उसको प्रदर्शित करने का मौका मिला। अगर बीजेपी की जगह कोई और दल होता तो शायद वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन इतने सहज तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि एक जो व्यक्ति समाज सेवा करना चाहता है, समाज सेवा का उसके अंदर विचार और भाव है, तो उसके लिए वो दल भी चाहिए जिसका ऐसा विचार और ऐसा भाव हो। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है हिंदुस्तान के अंदर जिसका केवल उद्देश्य एक ही है कि राष्ट्र परम वैभव में पहुँचे, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए संपूर्ण समाज के हर कोने से, हर क्षेत्र से लोगों का भला किया जाए, उनको जोड़ा जाए, उनके जीवन की जो दैनिक कठिनाइयाँ हैं, चाहे वो पानी से संबंधित हो, आवागमन से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, जो भी जीवन के दैनिक उपभोग से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उपयोग से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनके संपूर्ण समाधान के लिए, उनको जीवन उनका सरल हो, सहज हो, सुगम हो, उसके लिए समाज के स्तर पर, सरकार के स्तर पर प्रयास हों, ऐसा भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता मानते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी का गठन जनसंघ के रूप में हुआ था और उस समय हुआ था जब हमारे नेताओं ने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी हम सत्ता में आएंगे। सत्ता तो उस समय कांग्रेस की होती थी, पूरा देश उस समय कांग्रेस में ही विश्वास रखता था, क्योंकि उस समय की जो कांग्रेस थी उसमें बहुत ज़्यादा लोग राष्ट्रवादी सोच के थे, क्रांतिकारी लोग थे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, वो ऐसे लोग थे। तो उस समय कांग्रेस की एक क्रेडिबिलिटी थी। लेकिन जैसे जैसे सने सने आगे समय गुजरा और बीता, कांग्रेस की जो क्रेडिबिलिटी है वो ख़त्म हो गई। कांग्रेस का जो सम्मान है, जो प्रतिष्ठा है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने जो एक चेहरा दिखाया उसके अनुरूप काम नहीं किया। और उस समय जब कांग्रेस की जब सरकार होती थी तो उस समय हमारे लोगों ने एक जनसंघ पार्टी बनाई। वो इसलिए बनाई थी कि हमें सत्ता में नहीं रहना, लेकिन सत्ता को निरंकुश भी नहीं रखना,
सत्ता के ऊपर नियंत्रण होना, प्रभावी अंकुश होना, इसके लिए एक विपक्ष हो, राष्ट्रवादी विचारधारा का विपक्ष हो। इसलिए जनसंघ की स्थापना हुई और उनका जिन्होंने जनसंघ को बनाया था वो सत्ता को ठोकर मार के आए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी सत्ता में मंत्री थे, वो सरकार में मंत्री होने का उन्होंने ठोकर मार दी। केवल 2 राष्ट्र के जो व्यवस्था दी गई थी नेहरू जी के कारण, मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाऊंगा, लेकिन सबको पता है कि इन सब चीज़ों की जड़ में कौन है, क्या कारण थे। केवल सत्ता का लालच, सत्ता का लोभ ही इसमें कारण था। तो हमारे जो नेता थे वो सत्ता को ठोकर मार के आए थे और आज भी सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं है, सत्ता हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारे जितने भी नेता हैं, जितने भी आदर्श हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने परिश्रम से सींचा है, उन सबका एक ही उद्देश्य है कि सेवा और समाज के लिए सम्मान का, बराबरी का भाव, ये सबका उद्देश्य है। लगभग कितने वर्ष हो गए आपको सक्रिय राजनीति में? लगभग 11 वर्ष के आसपास मुझे हो गए। 2010 के लास्ट में मैंने राजनीति शुरू करी थी और 2011-12 में सक्रिय भूमिका में हम आए और 13-14 में माननीय उमा भारती जी आए, उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से हमने और ज़्यादा समर्पित भाव से राजनीति करी, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दी। 2013 के बाद केवल राजनीति करी और जब से लगातार मैं समझता हूँ कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक वर्ग के लिए हमारे माध्यम से प्रयास होते रहते हैं, उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए जो आवश्यक होता है वो मैं कह सकता हूँ कि कभी किसी को निराश होने का हमने मौका नहीं दिया। आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की? एजुकेशन हमारी पारीछा और झांसी से ही हुई है। एजुकेशन के समय कुछ पारिवारिक स्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं थी, गांव में लड़ाई झगड़े का माहौल था और उसी समय पिताजी का मर्डर भी हो गया, हत्या हो गई थी। इस नाते थोड़ा सा असुरक्षा का भाव होने के नाते एजुकेशन तो बहुत अच्छी नहीं हो पाई, लेकिन ठीक है, अपना काम चलाने लायक एजुकेशन उस समय हो गई थी और बहुत वेल क्वालिफाइड तो हम नहीं हैं, लेकिन हाँ, समाज को समझना, विषयों को समझना, ये सब चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। लेकिन एजुकेशन के कई प्रकार होते हैं। एजुकेशन एक वो होती है जो किताबी एजुकेशन होती है, एक एजुकेशन वो होती है जो सामाजिक एजुकेशन होती है कि विषयों को समझना और उनका निदान करना, विषयों को समझना, समस्याओं को समझना और उसके लिए काम करना, एक ये भी एजुकेशन है। तो एक पढ़ना और एक पढ़ना, मैं समझता हूँ कि दोनों ही ठीक तरीके से हुआ है और मैं अपने काम को अंजाम देने के लिए मेरे पास पर्याप्त एजुकेशन है। जो एक जनप्रतिनिधि को काम करने के लिए जो रोज़ जो चीज़ें उनके विषयों और संज्ञान के लिए आती हैं, उन सारी चीज़ों को समझने के लिए मैं समझता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की, गुरुओं की कृपा है कि ये सब चीज़ें आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं। आगामी चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? आगामी चुनाव, पहले हमारे पास केवल एक नेता थे, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। उनके चेहरे पे, उनके कामों पर 2017 में हमने जनता का विश्वास जीता। अब 2 नेता हैं हमारे, और 2 नेता इतने मजबूत नेता हैं, मोदी जी और योगी जी, जिसका विकल्प हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में किसी के पास नहीं है। दोनों ही नेताओं की राष्ट्रव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय छवि है। और आज तो हम पहले अकेले मोदी जी थे, आज योगी जी भी हैं। तो जब मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग 300 के ऊपर गए, तो इस बार हमें लगता है कि योगी जी के नेतृत्व में हम लोग 350 के ऊपर जाएंगे। ऐतिहासिक मैंडेट के साथ में फिर योगी जी सत्ता में वापस आएंगे और फिर और ज़्यादा प्रभावी तरीके से हम लोग उत्तर प्रदेश की सेवा कर पाएंगे। प्रत्येक जनमानस के कल्याण के लिए हम लोग काम कर पाएंगे। इन 3 सालों में, चूँकि 1.5 साल से ऊपर तो हमारा कोरोना में ही चल गया, तो 3 सालें जो हम लोगों ने काम किया है वो 60 सालों के ऊपर भारी है। विपक्ष के पास भी कोई मुद्दा नहीं है जो 3 साल के काम के कारण मिला हो, गलतियों के कारण। हमने 3 सालों में त्रुटि विहीन सरकार चलाई है, जिसमें एक त्रुटि नहीं है, केवल जन कल्याण, समाज सेवा ही इन 3 सालों में हुई है। और जो 1.5 साल का कोरोना का कालखंड है, इसने तो
उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में स्थापित करी है। आज इन 1.5 सालों को लेके पूरी दुनिया अध्ययन कर रही है कि योगी जी का मैनेजमेंट क्या है, योगी जी का मॉडल क्या है, मोदी जी का मॉडल क्या है। जिस तरीके से योगी जी ने उत्तर प्रदेश की रक्षा करी है, सुरक्षा दी है, और जिस तरीके से योगी जी ने उत्तर प्रदेश को कोरोना से बचाया है, मैं कह सकता हूँ कि ये अगर योगी जी नहीं होते तो उत्तर प्रदेश के हालात कुछ और ही कह रहे होते। क्योंकि जब सामान्य परिस्थितियों में जो लोग सरकार नहीं चला पाते थे, इन विषम परिस्थितियों में सरकार कैसे चलाते। अखिलेश जी के पास तो न तो कोई चिंतन है, न कोई दृष्टि है, और ना कोई उनकी कोई विचारधारा है, ना उनका कोई लक्ष्य है। सरकार में आना, लोगों को प्रताड़ित करना, ज़मीनों पे कब्जे करना, ठेकेदारी पट्टेदारी करना, और लोगों के अंदर डर पैदा करना, और डर के आधार पर चुनाव जीतना, वोट बैंक बनाना डर के आधार पे, यही इनकी राजनीति का हिस्सा रहा। लेकिन योगी जी ने जिस तरीके से एक कल्याणकारी सरकार चलाई, एक सेवा भाव से सरकार चलाई, योगी जी ने इन 4.5 सालों में तपस्या की है, और उस तपस्या का परिणाम है कि आज पूरा उत्तर प्रदेश योगी योगी बोल रहा है, पूरा भगवामय हो गया है। और आगे आने वाले समय में बहुत प्रचंड बहुमत के साथ में हम सभी विधानसभाओं में अपनी जीत हासिल करेंगे। ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से रिकॉर्ड आप कर लीजिए कि प्रत्येक विधानसभा जो हम 2017 में जीते थे, हर विधानसभा में जीत का अंतर पिछली बार से ज़्यादा होगा। जीतना तो सारी विधानसभाएं हैं ही, लेकिन इस बार अंतर ज़्यादा होगा। ये काम के कारण, हम लोगों ने जो जनता के बीच में अपनी एक छवि बनाई है उसके कारण, जनता की सेवा करी है उसके कारण, जनता के बीच में जिस सामान्य भाव से हम लोग रहे हैं उस भाव के कारण आज जनता को जनप्रतिनिधि से मिलने में कोई कष्ट नहीं होता। जनता अपनी समस्याओं को सहज तरीके से अपने जनप्रतिनिधियों के सामने रख पाती है। अब दरवाजे, दरबान, बंदूक, डर, भय वो सब खत्म हो गया, आतंक का दौर खत्म हो गया। अब लोग बात करते हैं बिजली की, अब बात करते हैं पानी की, अब बात करते हैं पढ़ाई की, अब बात करते हैं अपने अधिकारों की, हकूक़ की बात करते हैं। पहले केवल एक ही बात होती थी, है भगवान किसी तरीके से बचा लो। ये अखिलेश जी की सरकार किसी तरीके से, हे भगवान कुछ नुकसान ना हो, समाजवादी पार्टी की सरकार किसी तरीके से जल्दी जाए, ऐसा भाव उत्तर प्रदेश की जनता का होता था। आज जनता का भाव ये है, हे भगवान योगी जी बने रहेंगे तो हम अपने सारे सपने पूरे कर पाएंगे, हम अपने तरीके से रह पाएंगे। नहीं तो योगी जी नहीं होंगे तो फिर वही दौर आ जाएगा जिस दौर से हम बड़ी मुश्किल से छुटकारा पा पाए। तो आज योगी जी के प्रति जनता का अगाध विश्वास है, अटूट श्रद्धा है योगी जी में। और वो एक तपस्वी है, वो जन कल्याण के लिए धरती पे आए हैं, वो अवतरित हुए हैं। ऐसे जो महामानव जब आते हैं तो वो इसी रूप में ही आते हैं। तो योगी जी एक महामानव के रूप में आए हैं। योगी जी और मोदी जी ये तो हमारी राष्ट्र की धरोहर है, ये राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले लोग हैं। और आगे आने वाला इतिहास इनकी चर्चा करेगा, इनकी बाकी महापुरुषों से तुलना करेगा। जो महापुरुष जब धरती पे आए हैं उनमें से एक महापुरुष योगी जी हैं और एक महापुरुष मोदी जी हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे नेता इतने महान लोग हैं। हम भी सौभाग्यशाली हैं कि योगी जी की कैबिनेट के हम विधायक हैं। नहीं तो आज जवाब देते देते लोगों को मुंह छुपाते हैं लोग, और हम गर्व से लोग खड़े हो जाते हैं कि हम योगी जी की कैबिनेट के विधायक हैं, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री, योगी जी हमारे विधायक दल के, विधानमंडल दल के नेता हैं। तो ये गर्व की बात है। पिछले 2017 से 12 से 7 से और पहले का समय सब लोग मुँह छुपाते हैं कि साहब आप किस शासनकाल के विधायक हैं। तो लोगों को अपनी बात को कहते कहते, अपनी सफाई को देते देते आदमी थक जाता है। और हम गर्व से कहते हैं कि योगी जी के हम लोग विधायक हैं, और सम्मान भी मिलता है, कहते हैं हाँ ये योगी जी की टीम के लोग हैं। तो ये गर्व की बात है हम लोगों की, गौरव की बात है कि योगी जी ऐसे महान लोग हमारे नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। और आज बुंदेलखंड को जिस तरीके से योगी और मोदी जी ने सौगातें दी हैं, बुंदेलखंड तो बहुत दिनों से प्यासा था, लेकिन पानी जब देने की बात आई तो योगी और मोदी ने दिया। बुंदेलखंड तो बहुत दिनों से सड़कों के लिए परेशान था,
पुल पुलियों के लिए परेशान था। लेकिन जब इनकी सरकार आई तो उन्होंने बजट और खजाने का मुंह यहाँ बुंदेलखंड के लिए खोला। आज जब भी योगी जी और मोदी जी आते हैं कुछ ना कुछ दे के ही जाते हैं। पहले तो शायद मैं समझता हूँ पिछले 20-30 साल में कोई प्रधानमंत्री नहीं आया, तो हम सौभाग्यशाली 2-2 बार प्रधानमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री तो कोई 3-4 महीने से ज़्यादा होते ही नहीं, 4-5 महीने। कोरोना जैसे काल में भी योगी जी झांसी आए, बुंदेलखंड के प्रत्येक जनपद में उन्होंने दौरा किया। तो योगी जी जैसे महापुरुष के नेतृत्व में तो और प्रचंड बहुमत के साथ में हम लोग आने वाले हैं। विपक्षियों के पास कुछ है नहीं, केवल झूठ फर्जी बातें उनके पास हैं। किसान परेशान, बेरोजगारी, अरे किसानों का हम लोगों ने भुगतान किया है, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है, उनको हमने उनके अनाज को हमने डायरेक्ट खरीदा है, उनके खाते में सीधा पैसा भिजवाया है, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, बिचौलिया बंद खत्म कर दिया। आज उनका आसानी से उनको वाजिब रेट मिल रहे हैं, उनको बिजली मिल रही है, उनके खेत तक टेल तक पानी पहुंच रहा है। नहीं तो किसान पानी देने नहीं जाता था, रास्ते में लूट जाता था, अपहरण हो जाता था। तो किसान भी प्रसन्न है, वो जो फसल पैदा कर रहा है उसका वाजिब रेट उसको मिल रहा है। यूरिया के लिए लाइन, डीएपी के लिए लाइन हमने बंद कर दी, खाद बीज के लिए कोई लाइन नहीं, किसान को आसानी से सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब विपक्ष का काम है कि भाई वो भ्रमित करे, लोगों को कन्फ्यूजन पैदा करे, लेकिन जनता अब कन्फ्यूज होने के मूड में नहीं है। जनता पूरी तरीके से योगी जी के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, मोदी जी पे अटूट विश्वास है। जो 2014 में जिस तरीके से हम लोग जीते थे, 2019 में वही हमने दोहराया, 2017 में जिस तरीके से हमने लोग जीते हैं, 2022 में वही दोहराने वाले हैं। बुंदेलखंड के विकास को लेकर आपका क्या एजेंडा है? बुंदेलखंड के विकास को लेकर तो आप इतने से ही समझ जाइए कि मोदी जी और योगी जी की प्राह यहाँ रैलियाँ और उनका आगमन होता रहता है। वो यहाँ आते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, सामान्य रूप से आते रहते हैं। तो इससे ही समझ लीजिए कि देश के सर्वोच्च नेता बुंदेलखंड में, झांसी में, महोबा में यहाँ आ रहे हैं तो प्राथमिकता पर तो है ही। प्राथमिकता पर नहीं होता तो नहीं आते, जिनकी प्राथमिकता पर नहीं था वो नहीं आते थे। डिफेंस कॉरिडोर हो, अस्पताल हो, ललितपुर में अस्पताल हो, झांसी में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक हो, ललितपुर में, जालौन में, महोबा में, सब जगह इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात हो, हॉस्पिटलों को आगे एक्सपेंड करने की बात हो, डिग्री कॉलेज खोलने की बात हो, आईटीआई खोलने की बात हो, पुलियाँ बनाने की बात हो, एक्सप्रेस वे बनाने की बात हो। बुंदेलखंड को तो सब, जबकि हार्ट है हम इंडिया का, दिल है बुंदेलखंड, और हमको हमेशा पीछे रखा था। लखनऊ से हमारी 300 किलोमीटर दूरी थी, लेकिन शायद वो 300 किलोमीटर दूरी कभी तय नहीं कर पाए। वो दिल्ली से मात्र 400 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन दिल्ली से वो 400 किलोमीटर की कांग्रेस की और बाकी जो गठबंधनों की सरकार है वो कभी दूरी तय नहीं कर पाई। लेकिन हमारे नेता तो मैं समझता हूँ कि वो 4 कदम की दूरी पे बुंदेलखंड को मानते हैं, 3 कदम की दूरी पे लखनऊ वाले बुंदेलखंड को मानते हैं। तो दूरियाँ घट गई हैं। विकास के एजेंडे पे यूपी बुंदेलखंड है, यूपी में टॉप पे एजेंडे पे है, चाहे डिफेंस कॉरिडोर। कोरोना नहीं आता तो आज हम ये जो तस्वीर है वो बदली हुई दिखती, लेकिन हम सारी जो औपचारिकताएँ हैं लगभग पूरी हो गई हैं। जो एक्सप्रेस वे है लगभग 80% के आसपास कंप्लीट होने वाला है। पेयजल परियोजना जो मूल आवश्यकता है इंसान की, पानी, हवा और पानी, दोनों नहीं दे पाई। प्रदूषण हम फैलाते थे, आज प्रदूषण पर भी कंट्रोल है, चाहे जल का प्रदूषण हो, चाहे वायु का प्रदूषण हो, सब पे नियंत्रण है। तो सरकार कैसे चलती है, योगी जी और मोदी जी लोगों को सीखना चाहिए। चुनाव के लिए परेशान नहीं होना। अभी विपक्षियों से तो मेरी एक ही सलाह है कि अभी सीखें पहले योगी जी और मोदी जी से, सरकार कैसे चलाई जाती है, कैसे जनता की सेवा करी जाती है, तब जाके सीखें। और उसके बाद 10-15-20 साल इंतजार करें, देश को अच्छा होने दें। भ्रष्टाचार मुक्त सरकारें चल रही हैं, गुंडा राज मुक्त सरकारें चल रही हैं, इनको और बढ़िया बेहतर काम करने दें। जनता को गुमराह ना करें, जनता के बीच में जाएं और गलती बनाएं कि हाँ हमसे गलतियां हुई और हमने सरकार में रहते आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, हम केवल कमाई में ही लगे रहे, लूटने में ही लगे रहे, और आगे से हम ये गलतियां नहीं दोहराएंगे। अभी योगी जी और मोदी जी बेहतर विकास कर रहे हैं, इस रफ्तार को और पकड़ने दें, इस रफ्तार को पकड़ने दें। बाद में जब आप गलती बना लें और जनता जब आपको माफ़ करने लगे तब जनता के बीच में जाए। अभी तो हम लोगों ने शुरुआत करी है, 5 साल तो बिगड़े हुए, 60 साल को ठीक करने में 5 साल,
मैं समझता हूँ पर्याप्त नहीं होते, लेकिन जिस तरीके से हमने काम किया है वो 60 साल से बेहतर काम हमने 5 साल में किया है। कोरोना काल में आपकी क्या भूमिका रही है? कोरोना काल में तो मैं समझता हूँ कि योगी जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सेवा करी, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, संगठन ने, हमारे संघ परिवार के से जुड़े हुए लोगों ने जिस तरीके से एक अपना परिवार घर समझ के उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जो सेवा करी है, वो शायद आगे आने वाले दशकों तक कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। हमारा ही रिकॉर्ड है सेवा करने का, संघ का, भाजपा का। वो रिकॉर्ड पहले भी हम नहीं बनाए हैं, चाहे भूकंप आया हो, कोई त्रासदी आई हो, चाहे छोटी त्रासदी हो, चाहे बड़ी त्रासदी हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने में हो, हिंदुस्तान के बाहर नेपाल या किसी मुल्क में हो, सेवा का काम जिस तरीके से संघ और भारतीय जनता पार्टी करती है, किसी के पास कोई उदाहरण नहीं है। कोरोना काल में भी जो हम लोगों ने काम किया है, हमारे संगठनों ने काम किया है, उसका किसी के पास कोई विकल्प नहीं है। ये सेवा का जो सर्वोच्च जो उदाहरण संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है, भविष्य में कभी ऐसी महामारियां ना आए, भगवान से प्रार्थना है। लेकिन जब भी समाज और देश संकट में होगा, मैं समझता हूँ इसका जो रिकॉर्ड है या जो एग्जाम्पल जो हमने सेट किया है, उससे ऊपर हम लोग ही काम करेंगे। बाकी लोग तो सत्ता में सुख भोगने के लिए आते हैं, सेवा करने के लिए तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही आते हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता ने सड़क पर उतरकर, अस्पतालों में जाकर सेवा दी है। बाकी विपक्षी लोग तो फेसबुक खेल रहे थे, फेसबुक पे अपने जो उनका दायित्व था उसका निर्वहन कर लेते थे, घर के बाहर नहीं निकलते थे। यहाँ तक कि वो परिवार के लोगों से भी नहीं मिलते थे, मित्रों से भी टेलीफोन में बात नहीं करते, कहीं कोरोना ना पकड़ ले। भारतीय जनता पार्टी का आदमी कोविड वार्ड में भी खड़ा था, आईसीयू में खड़ा था, आईसीयू में खड़ा था, और जो जनता को आवश्यक था, चाहे इंजेक्शन की आवश्यकता हो, चाहे वेंटिलेटर की आवश्यकता हो, चाहे बेड की आवश्यकता हो, जो आवश्यकता थी, ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था। ये तो केवल समाज को परेशान करने में लगे हुए थे और पैनिक दे रहे थे, समाज के अंदर तनाव पैदा कर रहे थे, समाज को के अंदर एक विद्रोह वाली स्थिति पैदा करने में लगे थे विपक्षी लोग। उनका जो सकारात्मक पक्ष होना चाहिए था, वो सकारात्मक पक्ष उनका नहीं था, सकारात्मक भूमिका उनकी नहीं थी, नकारात्मकता फैलाने में लगे हुए थे। आज वही नकारात्मकता उनके लिए परेशानी का कारण बन रही है। लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते, कहते जब कोरोना था तब कहाँ थे, जब हम परेशानी में थे तब तुम कहाँ थे। तो वो कहते साहब वो सरकार के लोग हमको निकलने नहीं दे रहे थे। ये सब झूठी बातों से कुछ काम चलेगा नहीं। जब आपका कोई व्यक्ति परेशान बीमार होता तब सरकार निकलने देती थी, जब समाज का कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो सरकार नहीं निकलने देती थी। दोहरा मापदंड, दोहरी प्राथमिकताएं जनता इनको समझ गई है, लोग इनको और समाज इनको समझ गई है, इसलिए ये अस्वीकार हो गए हैं। अस्वीकार होने के नाते ये अब इनके पास झूठ बोलने के अलावा, प्रलाप करने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं। आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? हमारे आदर्श तो मोदी जी और योगी जी हैं, वही हमारे के आदर्श हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के आदर्श वही हैं। मैं समझता हूं कि अन्य दलों में भी जिस व्यक्ति के अंदर थोड़ा भी नैतिकता होगी, समाज के प्रति अपना कर्तव्य समझता होगा, तो वो भले ही वो उन दलों में काम कर रहा होगा, लेकिन आदर्श तो मोदी जी और योगी जी को ही मानेगा कि इन्होंने जो उदाहरण सेट किया है सेवा का, सरकार चलाने का, किस तरीके से सरकारें चलती हैं, सारे लोग इनको ही आदर्श मानेंगे और मानते होंगे। भले ही वो लालच में सरकार में से कुछ लाभ लेने में, कुछ व्यक्तिगत हित में भले ही जुड़े हों, लेकिन जब देश की और समाज की बात आती है तो इनके अलावा किसी को वो आदर्श मान ही नहीं सकते, ये मेरा विश्वास है। आप अपने पारिवारिक जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हमारा पारिवारिक जीवन तो बिल्कुल सामाजिक जीवन है। परिवार हमारा सब समाज सेवा के लिए समर्पित है और सामान्य परिवार है, किसान परिवार है हमारा। किसान परिवार से हम लोग जुड़े हुए हैं। पिताजी हमारे खेती और ठेकेदारी का काम करते थे। बाकी पारिवारिक स्थिति हमारी शुरू से ही
थोड़ी मजबूत रही, सामाजिक एक ख्याति रही, समाज में एक सम्मान रहा। पिताजी के प्रति भी समाज का बड़ा विश्वास और सम्मान रहा और हमारे परिवार के प्रति भी समाज का अच्छा नज़रिया रहा। उसका ही परिणाम है कि क्षेत्र में हमें बड़ा लाड़ प्यार मिलता है और एक विश्वास और भरोसे की नज़र से लोग हमको देखते हैं। ऐसा कोई संदेश जो आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हो? मेरा तो समाज के लोगों से एक ही संदेश आपके माध्यम से है कि मोदी जी और योगी जी ये राष्ट्र पुरुष हैं, युग पुरुष हैं। इनके नेतृत्व में देश का विकास, समाज का विकास और जो एक हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये ध्येय मंत्र है हमारा। इसको सफल बनाने के लिए ये दोनों ही नेता लगे हुए हैं। इनको और मजबूत करें, आपकी और मजबूती से सेवा होगी। जितने ये दोनों नेता मजबूत होंगे उतने आप और आपका देश मजबूत होगा। आपका सम्मान और आपकी प्रतिष्ठा समाज के साथ साथ, प्रदेश के साथ साथ आपके देश की प्रतिष्ठा भी पूरी दुनिया में बढ़ेगी। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया। धन्यवाद।